हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है हमारा ये 11 होने वाला है। इससे पहले हमारा 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। और आपका एग्जाम जो है ये बहुत जल्द होने वाला है, जिसके लिए बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल प्योन के लिए करवाया जाता है, जो कि 35 प्रश्न करवाया जाता है। वो कब करवाया जाता है? 8 बजे रात में जो है डेली करवाया जाता है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद 8 बजे जुड़िए और डेली क्लास कीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अर्ध अलंकार नहीं है? देखो क्या बोल रहा है कि अर्ध अलंकार नहीं है। देखो यहाँ पर सलेश, ये सलेश जो है ये अर्ध अलंकार नहीं है, ठीक है। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। जबकि अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्धालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो यहाँ पर जो है ना सलेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये सलेश हो जाएगा, जो कि है अर्ध अलंकार नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 2 नंबर प्रश्न है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार जो है ये कब हो सकता है? देखो उपमेय में जब उपमान की कल्पना की जाए वहां प्रत्यक्षा जो है अलंकार होता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और किसी मतलब पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मन हो मानो निश्चय आदि आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो जैसे में सखी सखी सोहत गोपाल के उड़ गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए बाबा नल की ज्वाल। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जो है उपमेय में हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 3 नंबर में प्रश्न क्या है कि गौ प्लस चरित्र की संधि है, यानी कि गौ प्लस चरित्र की संधि जो है ये क्या है? देखो गौ प्लस चरित्र की संधि जो है वो गौरति होता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौ चरित्र हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चक्र पानी में प्रयुक्त समास है? निम्न में से कौन सा है जो चक्र पानी में क्या है प्रयुक्त समास है? देखो चक्र पानी में जो है ना बहुव्रीहि समास है। क्या है? तो यहाँ पर जो है ना बहुव्रीहि समास है। चक्र पानी में बहुव्रीहि समास है। देखो जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसी को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 5 नंबर में प्रश्न है कि कपाट का तद्भव शब्द क्या है? कपाट का तद्भव शब्द जो है यहाँ पर क्या है? देखो कपाट का तद्भव शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किवाड़। क्या हो जाएगा? तो ये जो है किवाड़ हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं? कंटक। क्या है कि कंटक जो होता है, कंटक का कांटा एक करपट का तद्भव कपड़ा होता है। कहने का नियम और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्द में परिवर्तित हुए उन तत्व को शब्द कहते हैं। जबकि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव मतलब शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 6 नंबर में प्रश्न है कि खिड़की किस प्रकार की शब्द है? खिड़की जो है यह किस प्रकार की शब्द है? देखो खिड़की जो है यह देशज शब्द है। क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? यह जो एक प्रकार का देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति करने के बाद जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता हो उसी को हम लोग देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 7 नंबर में प्रश्न है कि रेखांकित सर्वनाम का मतलब प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। देखो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके वाक्य में जो है ना कोई अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? ये कोई जो है ना कोई क्या हो जाएगा? तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। यहाँ पर ये क्या है? ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 8 नंबर प्रश्न है कि पुस्तकें मतलब धराधर बिक रही है मैं जो है धराधर में शब्द में कौन सा मतलब रूप है ये बताना है। पुस्तकें धराधर बिक रही है मैं धराधर में शब्द का कौन सा रूप है? देखो पुस्तकें धराधर बिक रही है मैं धराधर जो है प्रक्रिया विशेषण का रूप है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया मतलब ऐसी क्रिया जिसमें विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में मतलब प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनता है यौगिक क्रिया विशेषण कहलाता है। देखो कुछ यौगिक क्रिया विशेषण यानी मतलब अनुकरण वाचक शब्दों की मतलब क्या होता है? तो द्विरूपति से बनता है। जैसे पट पट हो गया, तरतर हो गया, सटासट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं? धराधर हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? तो ये जो क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न की दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का मतलब कलावाचक क्रिया विशेषण का अंग नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है कलावाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? देखो ऑप्शन नंबर सी है। देखो शब्द बाहर भीतर कलावाचक क्रिया विशेषण नहीं है।
बाहर भीतर जो कि नहीं है। ठीक है, देखो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ये क्या है, ये बाहर भीतर जो है ये किसका उदाहरण है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। देखो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें कलावाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं ऐसे शब्द जिसमें क्रिया का होने या करने का समय का बोध हो। ठीक है, जबकि एक दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, जबकि चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जिन शब्दों में क्रिया करने के ढंग का पता चलता मतलब पता चलता है क्योंकि कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 10 नंबर प्रश्न है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। देखो नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को मतलब राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, तो प्रेरित किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर की प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र जो है ये कौन था। देखो प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रस्तुत केंद्र जो था वो भारत था। क्या था, वो जो है भारत था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो भारत था। भारत में प्राचीन नालंदा क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहने का मतलब विक्रमशिला तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि अब पाकिस्तान में, और जबकि शिक्षा संस्कृति का क्या था, प्रमुख केंद्र था। जबकि प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भारत था, जबकि देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। जबकि पुस्तकीय ज्ञान और क्या कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर प्रश्न है कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। देखो व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद और क्या कहते हैं रूप बनावट आदि का वर्णन होता है शब्द विचार कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वह जो है ना शब्द विचार कहलाता है। कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शब्द विचार। ठीक है, देखो शब्दों को 4 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला है कि अर्थ मतलब अर्थ के आधार पर, दूसरा है कि उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर, चौथा हो जाएगा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर की जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह है पढ़ाई। क्या है, तो वह क्या है, वह पढ़ाई है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द है जो नेत्र का पर्यायवाची है। नेत्र का पर्यायवाची जो है ये कौन सा है। नेत्र का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा है। देखो नेत्र का पर्यायवाची शब्द जो है अक्षी नहीं है, सॉरी अक्षी है। क्या कहते हैं, ये अक्षी है। नेत्र का शब्द पर्यायवाची शब्द क्या है, अक्षी। देखो नेत्र का अन्य भी पर्यायवाची शब्द होता है जैसे चश्म हो गया, नयन हो गया, नजर हो गया, अंबक हो गया, प्रेक्षण हो गया, आंख हो गया, दृग हो गया, विलोचन हो गया, लोचन हो गया, ये सब भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें से तत्सम शब्द का जो है चयन करना है। इनमें से तत्सम शब्द का क्या करना है, चयन करना है। देखो निम्न में से दीन क्या है, दीन जो है ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है। दीन जो है यह तत्सम शब्द है। देखो केंद्रीय हिंदी निदेशालय यानी कि शिक्षा विभाग जब मानव संस्थान मंत्रालय भारत सरकार के तत्सम यानी कि शब्द कोश के अनुसार दीन तथा दिवस दोनों क्या है, तत्सम शब्द है। जबकि कान कर्ण का तद्भव, बाह का तद्भव रूप तथा जबकि जमुना यमुना का तद्भव रूप है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर प्रश्न है कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है। देखो फूल का पर्यायवाची शब्द जैसे सुमन हो गया, पुष्प हो गया, परसून हो गया, कुसुम हो गया, तो ये सब होता है। जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा क्या है, ये तनुजा जो होता है ये तनुजा जो क्या है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। इसे भी याद रखना है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ये तनुजा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तनुजा ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर प्रश्न है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। देखो इतना परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है जबकि सर्वदा यानी कि कलावाचक क्रिया विशेषण अवयव है और सर्वत्र जो है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर जो है ना 17 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना। क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 18 नंबर प्रश्न है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द में जो है क्या प्रत्यय है। देखो आंशिक शब्द में इक क्या है, एक प्रत्यय है। ये इक जो है क्या है, यह जो एक प्रत्यय है आंशिक शब्द में। ठीक है, और लौकिक मतलब क्या होता है, सब छोड़ो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर प्रश्न है कि तिलक तिलक जो है यह किस प्रकार का शब्द है। तिलक जो है यह किस प्रकार का शब्द है। तो कुछ तिलक जो है यह शब्द तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव शब्द जो है वो टीका होता है। क्या होता है, ये टीका होता है। और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें सीधे मतलब संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में शामिल किया जाता है, जिसे सीधा रूप में किया जाता है, मतलब संस्कृत में है उसको हिंदी में प्रयुक्त किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जो है तत्सम शब्द कहते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम। ठीक हो जाएगा, तो ये तत्सम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न है कि अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है। देखो अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची शब्द जैसे खोज हो गया, खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द आविष्कार शब्द होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आविष्कार। क्या हो जाएगा, ये जो है आविष्कार हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर में प्रश्न क्या है कि मधुकर मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो ये कौन नहीं है। देखो मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी शहद बेचने वाला नहीं है। क्या है कि शहद बेचने वाला जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शहद बेचने वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता के कवि जो है ये कौन है। देखो उषा शीर्षक कविता के कवि जो है ये शमशेर यानी कि बहादुर सिंह है। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। देखो जूठन एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है। क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी है। पुस्तक दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन जो प्रस्तुत करती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह क्या है, एक आत्मकथा है। क्या है, ये आत्मकथा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 24 नंबर प्रश्न है कि औरों को हंसते देखो, औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, उपरोक्त उक्ति किस पुस्तक की है। देखो उपरोक्त पंक्ति जो है ये कमायनी पुस्तक से है। किससे है, कमायनी पुस्तक से है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमायनी पुस्तक। और इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है। इसे भी याद रखना, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है जयशंकर प्रसाद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर प्रश्न है कि भानु प्लस उदय का संधि रूप है। भानु प्लस उदय का संधि रूप जो है ये क्या है। देखो भानु प्लस उदय का भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भानुदय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भानुदय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर प्रश्न है कि खेल शब्द का विलोम नहीं है। खेल शब्द का विलोम शब्द जो है कौन सा नहीं है। तो खेल शब्द का विलोम जो है दुख नहीं है। क्या है, ये दुख नहीं है। ठीक है, बाकी बात सब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 27 नंबर प्रश्न है कि मुदित क्या है कि मुदित महीपति मंदिर आए किनके उदाहरण है। मुदित महीपति मंदिर आए ये किसके उदाहरण है। देखो अनुप्रासा का अर्थ है कि किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। यहाँ पद में म वर्ण का क्या आवृत्ति है, म वर्ण की क्या है आवृत्ति है। यानी कि अनुप्रासा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर प्रश्न है कि शेर दहराता है यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। शेर दहराता है यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। देखो दिए गए वाक्य में दहराता आकर्मक क्रिया है। दहराता जो है क्या है, यह एक प्रकार का आकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि 28 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आकर्मक। क्या हो जाएगा, ये आकर्मक हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 30 नंबर प्रश्न की गृह शब्द का तद्भव रूप क्या है। गृह शब्द का तद्भव रूप जो है ये क्या है। देखो गृह एक क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप जो होता है ये घर होता है। क्या होता है, ये घर होता है। और तत्सम शब्द पूछेगा तब क्या हो जाएगा, तो यदि तत्सम शब्द पूछ रहा है तब जाकर के इसका रूप जो है ये गृह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृह। क्या हो, गृह। गृह क्या है, एक प्रकार का तत्सम शब्द है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, यानी कि भुलक्कर का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। देखो भुलक्कर का सही स्पेलिंग जो ऑप्शन नंबर डी में जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में जो है ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, भुलक्कर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 32 नंबर प्रश्न के दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का जो है चयन करना, यानी कि व्यवधान का पर्यायवाची शब्द जो ये क्या होगा। देखो व्यवधान का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे बाधा हो गया। क्या हो गया, जैसे बाधा हो गया, रुकावट हो गया, अडंगा हो गया, तो ये सब होता है। तो ऑप्शन अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाधा। क्या हो जाएगा, ये बाधा हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि रिक्त स्थान को भरने के लिए जो उपयुक्त शब्द का चयन करना, कि पुस्तक का डैश फट गया है। पुस्तक का डैश फट गया है। देखो यहाँ पर पुस्तक का जो है पन्ना फट गया है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पुस्तक का जो है डैश में जो है पन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पन्ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि कोल्हू का बैल होना मुहावरों का अर्थ क्या है। कोल्हू का बैल होना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है। देखो कोल्हू का बैल होना मुहावरों का अर्थ होता है कि अत्यंत परिश्रमी होना। क्या होता है कि अत्यंत परिश्रमी होना। क्या होता है ये अत्यंत परिश्रमी होना। उदाहरण जैसे कि देखो मजबूत रात, मजबूत क्या कहते हैं, मजदूर रात दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी क्या करता है, भरपेट रोटी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यही हो जाएगा इसका मतलब समझने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का जो है चयन करना है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि अवगुण। अवगुण का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होगा। देखो अवगुण का पर्यायवाची शब्द जैसे दोष होता है, खराबी होता है, खामी होता है, विकार होता है, कमी होता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोष हो जाएगा, जो कि आज का लास्ट प्रश्न था। तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।